वेलकम टू माय चैनल जीके विद करेंट अफेयर्स। आज के इस वीडियो में सिलेबस का 8वां भाग लेकर आया हुआ हूं, जो आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए जैसे कि एसएससीजीडी, एसएससीजीएल, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, स्टेट पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी होंगे। एक बात और, जैसे मैं इस वीडियो में लिखा हूं वैसे ही आप हूबहू अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करने में कोई परेशानी ना हो और आप आसानी से रिवीजन कर सके। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मैं 100% गारंटी लेकर बोल रहा हूँ कि हमारे चैनल के सभी वीडियो से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट। आज का पहला पॉइंट है भारत शासन अधिनियम 1919। इसके पहले जितने भी अधिनियम थे सब आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम में केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुआ और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुआ। इस द्वैध शासन प्रणाली को अधिनियम 1935 द्वारा बाद में समाप्त कर दिया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का जनक लिनियस कार्टिस को कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछता है कि द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम में हुआ था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 में। इसका जनक कौन है, तो लिनियस कार्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, मतलब महालेखा परीक्षक की नियुक्ति इसी अधिनियम में किया गया था। सिविल सर्विस के लिए ली कमीशन आयोग की गठन 1926 में किया गया था। इसी अधिनियम में केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था और महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसको फिर से आप रिवीजन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, बैक करके। अगला पॉइंट है भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें क्या क्या हुआ था, तो वो जो अधिनियम था द्वैध शासन प्रणाली, इसको 1935 द्वारा समाप्त कर दिया गया, जो 1919 में शुरू हुआ था, और प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुआ। वायसराय को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ। भारत परिषद का अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को विस्तार किया गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको फिर से रिवीजन कर लीजिएगा अधिनियम 1935 को। हमारे संविधान निर्माण में सबसे ज़्यादा अगर स्रोत लिया गया है, सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन लिया गया है, तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसमें क्या हुआ था, तो भारत विभाजन की घोषणा 3 जून 1947 को किया गया था और इसका प्रस्ताव 4 जुलाई 1947 को हुआ था, मतलब लगभग 1 महीना बाद, और स्वीकृति मिली 18 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछता है कि भारत को स्वतंत्रता की स्वीकृति कब मिली, तो 18 जुलाई 1947 को। ये तीनों ऑप्शन दे दिया रहता है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसको फिर से रिवीजन कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट देख लें। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान निर्माण की, कि भारत का संविधान कैसे निर्माण हुआ था। तो देखिए, भारतीय संविधान की रचना का विचार सबसे पहले दिया था स्वराज पार्टी ने 1924 में। इसको याद कर लीजिएगा। और भारतीय संविधान के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 अन्य थे, 93 देसी रियासतों से। क्वेश्चन में पूछ लेता है कि देसी रियासतों से भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे, तो 93 देसी रियासतों से सदस्य थे और कुल 389 सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा के सदस्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी, तो वो थी 33 और महिलाओं की संख्या थी 15। एक बार ऐसे ही क्वेश्चन में पूछा हुआ भी था कि भारतीय संविधान निर्माण में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी। अब भारतीय संविधान निर्माण की पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में। इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एक यहाँ पर बहुत आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहूँगा कि एक एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भारतीय संविधान सभा के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सबसे पहले अध्यक्ष थे
सच्चिदानंद सिन्हा, यहाँ पर अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद टिक लगाकर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर दिए थे, क्योंकि यहाँ पर अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष की बात हो रहा है, तो पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये चाहे अस्थाई हो या अस्थाई, इससे मतलब नहीं होता है। पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और बाद में ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ था, तो इसमें अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव की कार्यवाही कब शुरू की? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था और कार्यवाही इसी दिन से शुरू हो गया था। भारतीय संविधान के प्रारूप किसने तैयार किया था? तो प्रारूप तैयार किया था BN राव ने। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसका अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। दोनों में आप डिफरेंस देख लीजिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप तैयार किए थे BN राव और उसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या टोटल 7 थी। अब कौन कौन लोग थे प्रारूप समिति में? तो भीमराव अंबेडकर थे पश्चिम बंगाल से, गोपाला स्वामी आयंकर थे, कृष्ण स्वामी अय्यर थे, KM मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सदुल्ला थे, माधवराव थे, BL मित्रा के स्थान पे माधवराव थे, और कृष्णमाचारी के मृत्यु के बाद DP खेतान को रखा गया। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कैबिनेट मिशन द्वारा गठित और उनके मंत्री विभाग। तो जगजीवन राम को मिला था श्रम मंत्री, असफ अली को मिला था रेलवे मंत्री, राजेंद्र प्रसाद को मिला था कृषि एवं खाद्य विभाग, C राजगोपालाचारी को मिला था शिक्षा विभाग, जन मथाई को मिला था उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, वल्लभ भाई पटेल को मिला था होम मिनिस्ट्री मतलब गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय, जवाहरलाल नेहरू को विदेश मंत्रालय मिला था, विदेश मामलों से संबंधित, और कार्यकारी परिषद मिला था। आप इसको जैसे लिखा है वैसे ही आप अपने कॉपी में लिख कर और इसको रट ही जाइएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए ये वाला जो विभाग था, मंत्रालय था, ये कैबिनेट मिशन द्वारा गठित हुआ था। अब इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो मंत्रालय और गठन हुआ था, उसका जो मंत्री थे वो थोड़ा सा, जैसे कि अब अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्रालय मिला था स्वतंत्रता के बाद गठित मंत्रिमंडल में, जन मथाई को रेलवे एवं परिवहन मंत्री मिला था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय मिला था। मतलब मैं जो अंडरलाइन अभी किया हूँ इसको आप रट ही जाइएगा। राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य विभाग मिला था, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, और RN सन्मुख सेठी को वित्त विभाग मिला था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट भी और महत्वपूर्ण है। जैसे संविधान कब पारित हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ था, और इसी दिन लागू किए गए अनुच्छेदों की संख्या 15 थी। वो कौन कौन सी थी? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 9 तक, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, 67, अनुच्छेद 379, 380, 388, 91, 92, 93, मतलब ये तीनों लाइन से है, और आगे के तीनों अनुच्छेद, पांचों अनुच्छेद लाइन से है। तो आप इसको याद कर जाइएगा। क्वेश्चन में होगा कि संविधान पारित हुआ उस दिन कितने अनुच्छेद को लागू किया गया? तो वो कुल 15 था। संविधान सभा का अंतिम जो बैठक हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को, और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, मतलब गणतंत्रता दिवस से 2 दिन पहले तक। इसमें राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, और बाकी जितने अनुच्छेद से सभी को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान में शामिल हुआ राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को, इसको भी आप याद कर जाइएगा। इसमें मैं जितना भी इसमें टॉपिक बता रहा हूँ, जितना भी पॉइंट बता रहा हूँ, आपको एग्जाम की व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। इसी सब पॉइंट से, इसी वीडियो से बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है फिजिक्स से, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर पर kg²। जी का मान ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है तथा विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, न्यूनतम। अब सूर्य से ग्रहों की दूरी देखते हैं कैसे होता है। तो सूर्य से ग्रहों की दूरी होता है उसके परिक्रमण
काल टी का वर्ग मतलब टी स्क्वायर का वर्ग उसके दूरी के घन के समानुपाती होता है। ठीक, टी स्क्वायर इजकल टू टी स्क्वायर समानुपाती होता है आर क्यू के, मतलब ग्रहों के दूरी के घन के समानुपाती होता है। ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है, सूत्र ही पूछ लेता है ABCD करके। अगला पॉइंट देखते हैं, मानव द्वारा छोड़े गए उपग्रहों का परिक्रमण काल कितना होता है? तो 1 घंटा 24 मिनट होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद कर जाइएगा। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा की संभावना होता है, और तेजी से गिरता है तो आंधी तूफान की संभावना होता है। हुक का नियम क्या कहता है? हुक का नियम होता है कि किसी वस्तु में उत्पन्न बिगड़ाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है। सरल आवर्त गति में जब कण अपनी माध्य स्थिति में रहता है तो उसका वेग और गतिज ऊर्जा दोनों अधिकतम होता है। मतलब सरल आवर्त गति में, ये हो गया सरल आवर्त गति, किसी दो बिंदु के मध्य सरल आवर्त गति होता है। तो जब कोई पेंडुलम अपने मध्य स्थिति में रहता है तो उस समय इसका वेग और गतिज ऊर्जा दोनों अधिकतम होता है, चरम सीमा पर होता है। मतलब यह इधर जाने के लिए तैयार है और इधर भी आने के लिए तैयार है। अब उसी सरल आवर्त गति में जब कण, यह गलती हो गया, कण अपनी अंतिम बिंदुओं से गुजरता है, मतलब यहाँ रहता है, तो इस स्थिति में त्वरण और स्थितिज ऊर्जा दोनों स्टॉप होता है, मतलब अधिकतम होता है। या फिर अगर यहाँ रहे तो, अंतिम बिंदु पे रहे तो। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, झूला झूलते हुए कोई लड़की अगर झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल घट जाता है, मतलब दोलन बढ़ जाता है। ये जो दोलन है ये तेज हो जाता है, बढ़ जाता है, रुकता नहीं है, मतलब इसका आवर्तकाल घट जाता है। आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इस पर कितना भार है इस पर निर्भर नहीं करता है। तो क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि आवर्तकाल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के लंबाई पर, वस्तु के भार पर, और बहुत सारे होता है। तो ऑप्शन में होता है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। लोलक घड़ी को पृथ्वी से ऊपर या नीचे ले जाया जाएगा तो आवर्तकाल बढ़ जाता है, मतलब घड़ी सुस्त हो जाती है, स्लो हो जाती है, क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो कम हो जाता है, घट जाता है, इसलिए घड़ी सुस्त हो जाती है। लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाने पर आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल अनंत हो जाएगा, अनलिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि उपग्रह में लोलक घड़ी काम ही नहीं करेगा। चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान क्या होता है? पृथ्वी के जी के मान से 1/6 होता है, 1/6 गुना होता है, इसलिए आवर्तकाल वहाँ पर बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने से लोलक घड़ी सुस्त हो जाती है, और इसके ठीक विपरीत लोलक की लंबाई कम हो जाती है सर्दियों के टाइम में, इसलिए लोलक घड़ी तेज चलने लगती है। अगला पॉइंट है आवर्त सारणी से। आवर्त सारणी में ऊपर या नीचे जाने पर अथवा बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार और विद्युत ऋणात्मकता दोनों बढ़ता है। मतलब ये आवर्त सारणी हो गया, ये आवर्त सारणी हो गया, ठीक है। इस आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे या फिर बाएं से दाएं जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे तो परमाणु का आकार वो बढ़ते जाता है और विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ते जाता है। लेंथेनाइडों की संख्या 57 से 71 होती है और एक्टिनाइडों की संख्या 89 से 103 तक होती है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, इसको याद कर जाइएगा। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है, और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है क्लोरीन का, परमाणु संख्या 17। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आयनन विभव। आयनन विभव क्या होता है? तो न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को कक्षा से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है उसको आयनन विभव कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कक्षा है, कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे परमाणु के कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो वैसी ऊर्जा जो निगेटिव एनर्जी को, निगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच ले, मतलब उसको बाहर भेज दे, उसी ऊर्जा को आयनन विभव कहा जाता है। विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन साझेदारी को अपनी ओर खींचने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है।
सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होता है फ्लोरीन का, F। अगला पॉइंट है आयनिक बंधन। आयनिक बंधन क्या होता है? तो जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत ज़्यादा हो तो उसे आयनिक बंधन कहते हैं, और वही दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर कम हो तो उसको ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन कहते हैं। और जब दो परमाणुओं के बीच की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अगर शून्य हो तो उसको सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। अगला पॉइंट है बंधन ऊर्जा का क्रम। बंधन ऊर्जा का क्रम, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड का एनर्जी कम होता है, उसके बाद उससे ज़्यादा द्विबंधन का होता है, डबल बॉन्ड का, उससे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड का होता है। मतलब किसी भी तत्व के परमाणु को तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होता है, वो होता है ट्रिपल बंध को, त्रिबंध को, उसके बाद द्विबंध को, उसके बाद एकल बंध को। मतलब एकल बंध को आसानी से तोड़ा जा सकता है, द्विबंध को थोड़ा कम आसानी से तोड़ा जा सकता है, और त्रिबंध को बहुत कम आसानी से तोड़ा जा सकता है। मतलब बंधन ऊर्जा का क्रम हो जाएगा, पहले एकल बंध, द्वितीय बंध, द्विबंध, फिर त्रिबंध। sp संकरण की आकृति कैसी होती है? तो वो होती है रेखीय, ऐसे। अगला पॉइंट है कि sp2 की आकृति कैसी होती है? तो त्रिकोण होती है, ऐसे, त्रिकोण। और sp3 संकरण की आकृति त्रिकोण पिरामिड होता है। मतलब एक और यहाँ पर पॉइंट होता है, जैसे कि CH4 के लिए होता है। यहाँ पर कार्बन 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 सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और बीच में कार्बन। ये sp3 आकृति की होती है। sp3d2 संस्करण की आकृति अष्टफलकीय होती है, इसको याद कर जाइएगा। अगला पॉइंट है बायोलॉजी से, तारकाय कहाँ पाया जाता है? तो तारकाय पाया जाता है केवल जंतुओं में। इसका खोज बोवेरी ने किया था। राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो अंतःप्रद्रव्य जालिका में पाया जाता है। तारकाय, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब राइबोसोम में पाया जाता है। डीएनए केंद्रक के अलावा और कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट किसको कहा जाता है? तो गल्जी काय को। क्वेश्चन में होता है कि निम्नलिखित में से किसे ट्रैफिक मैनेजमेंट कहा जाता है? तो ऑप्शन में रहता है गल्जी काय, इसको टिक लगा देंगे, ये सही उत्तर हो गया। ट्रांसलेशन किसको कहते हैं? तो प्रोटीन बनने के अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। देखिए एक क्वेश्चन जैसे कि नमूना क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आरएनए में क्या पाया जाता है? आरएनए में कौन आरएनए में पाया जाता है? तो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, यूरेसिल। तो यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है, बाकी सब डीएनए में पाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? ऊपर आपको बताया है कि जंतु कोशिका में तारकाय पाया जाता है। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो बिरचाऊ ने देखा था। असूत्री विभाजन किस में होता है? तो एक कोशिकीय जीवों में असूत्री विभाजन होता है, जबकि समसूत्री विभाजन बहुकोशिकीय जीवों में होता है, जैसे और बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा, प्रोटोजेवा, ये सब एक कोशिकीय जीव हैं, इसमें असूत्री विभाजन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कायिक कोशिका में क्या होती है? तो कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होती है, इसको भी आप रट जाइएगा। जनन कोशिका में क्या होती है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसका खोज बीजमैन ने किया था। ये दोनों तो और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे भी ज़्यादा। अगला पॉइंट है पक्षियों और स्तनधारी जीवों का विकास किससे हुआ है? तो पक्षियों और स्तनधारी जीवों का विकास सरीसृपों से हुआ है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। मैं जितना भी इसमें पॉइंट दिया हूँ सब एग्जाम में पूछा हुआ ही है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है जैव विकास में लैमार्क का सिद्धांत आधारित है जीवों के अंगों के उपयोगिता के आधार पर। डार्विन का सिद्धांत आधारित है वंशानुगत विकास पर। और अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। पृथक्करण का नियम या स्वतंत्र अभिवन का नियम दिया था मेंडल ने। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जोहानसन ने, और जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले वाटसन ने। लिंग सहलग्नता की व्याख्या सबसे पहले मार्गन ने किया था। ये सब आप एक बार वीडियो को बैक करके रिवीजन कर सकते हैं। अगला पॉइंट है
जीव में गुणसूत्रों की संख्या, देखिए मैं यहाँ पर वही गुणसूत्र वाले जीव लिया हूँ जो परीक्षा में पूछेगा, जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है और गेहूं में 42 होता है, चिंपांजी में 48 होता है और सबसे ज़्यादा गुणसूत्रों की संख्या होती है टेरिडोकाइट्स में 1300 से 1600 तक। अभी तक बहुत सारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा मनुष्य का ही गुणसूत्र पूछा है और सबसे ज़्यादा टेरिडोकाइट्स में पूछा है कि सबसे अधिक गुणसूत्रों की संख्या किस में होती है, तो टेरिडोकाइट्स में होता है 1300 से 1600 तक। ऐसे ही और बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियो पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।